Hello everyone, welcome to Defense Bravery. Am I audible? Justice. Okay, let's start. Okay guys, in today's session we are going to cover हम परसेंटेज का टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सबसे पहले तो बेसिक परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस। वॉइस एक क्लियर है क्या? एक बार मेरे को बता दो। ओके चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज का लिटरली मतलब क्या होता है? परसेंटेज परसेंटेज का लिटरली मतलब होता है डिवाइड बाय 100। कोई भी चीज़ है उसको डिवाइड कर दो 100 से, ये उसका से मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने आपको दिया फाइन 20% ऑफ 100, तो सिंपली इसका मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो 20 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है गाइज मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई। तो 20% ऑफ 100 हमारा क्या? 20। तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दो। तो इसे ये था 20%, मतलब 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100। ठीक है, ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें सबको पता होती है। अब मैं जैसे कुछ और एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई नंबर है 100। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इंक्रीज 100/20%। अब आपके पास दो मेथड है। या तो आप इसको ऐसे कर लो कि आप पहले क्या करो, आप पहले निकालो 100 का 20%। पहले 20% निकालो 100 का। ठीक है, जो कि क्या आएगा? जो कि आएगा हमारा 20/100 इंटू 100, जो कि क्या आ गया? 20। और इस 20 को आप क्या करो, 100 में ऐड कर दो, जो कि हो गया 120। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पूछा था आपसे? 20% इंक्रीज 100/20%, जो कि आपका क्या आ गया? 120 आ गया। तो आपने कैसे किया? आपने पहले 100 का 20% निकाला, देन आपने उसको क्या किया? 100 में ऐड कर दिया। एक तो ये नॉर्मल मेथड होता है, कोई भी इंसान ऐसे ही करेगा। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप सीधा, अगर मैंने आपको बोला इंक्रीज 100/20%, दूसरा मतलब क्या होता है इसका? दूसरा मेथड ये होता है कि आप सीधा इस 100 का सीधा क्या निकाल लो? 120% निकाल, वो भी हमारा सेम ही आएगा, जो कि आपका क्या होगा? 120। और ये केवल 100 के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, ये हर चीज़ के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, 265 है, आपको बोला इंक्रीज 265/20%, तो आप
या तो 265 का पहले 20% निकालो, देन 265 में ऐड करो, या सीधे 265 का 120% निकाल लो। ऐसा हम करते क्यों है? जैसे भी कोई भी नंबर है, जैसे हमने बोला ठीक है 50 है, अब 50 को 20% से इंक्रीज करना है। ठीक है, मैंने बोला 50 और मैं कह रहा हूँ कि इसको इंक्रीज करो बाय 20%, तो आप क्या करोगे? आप सीधा इसका 120% निकाल। क्यों? क्योंकि यार कोई भी नंबर ना अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100%। कोई भी नंबर हम लेट कर रहे हैं ना, वो अपने आप में 100% होगा। अगर उसको 20% बना बढ़ाना है तो हम इसका सीधा 20% निकाल लेंगे। या आपसे अगर ये कह रहा है कि इसको क्या करो, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज बाय 20%, 20% से इसको डिक्रीज कर दो, तो हम क्या करेंगे? इसका सीधा, ये अपने आप में ओरिजिनली क्या था, 100% था, हमने इसको 20% से डिक्रीज कर दिया, तो हम इसका सीधा 80% निकाल। तो ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे हम अपने कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं और इनसे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3 बाय 5 इंस्टीड ऑफ 2 बाय 5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने एक नंबर था उसके पास और उसने क्या करना था ना, उस नंबर को 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना था, बट 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने क्या किया, 3 बाय 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने बोला है कि बताओ जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें कितने परसेंट का एरर है। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर लेट कर लो, मान लो एक्स वो नंबर है। ठीक है, इसको करना क्या था, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो मान लो अगर वो उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करता तो हमको क्या मिलता, तो मिलता 2x/5, जो कि सही होता। लेकिन वो थोड़ा सा नशे में था, उसने क्या किया, उसने इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको मिला 3x/5, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। आना चाहिए था 2x/5 लेकिन आ गया 3x/5, तो क्या हुआ, एरर हो गया। अब कितना परसेंट एरर हो गया वो हमको बताना है। ठीक है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एरर कितना है। एरर कितना है, तो एरर हमारा कितना है, आया हमारा क्या है, 3x/5 आया है, आना क्या चाहिए था, 2x/5 आना चाहिए था। तो एरर कितना हो गया, x/5। अब एरर परसेंटेज निकालना है हमें कि कितने परसेंट एरर है। तो एरर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया होता है, जैसे हमें दिया रहता है कि जैसे मान लो हमें दिया 20%, तो 20% का तो सीधा सीधा मतलब है, अब अगर हमें जैसे ऐसे दिया 20% ऑफ 100 या 20% ऑफ 50, तो इसका सीधा मतलब है 20 डिवाइड बाय, इस परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो मैं 50। और दूसरा, अगर हमें किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है, लाइक जैसे यहाँ पे 20% ऑफ 50 क्या हो गया, ये हमारा हो गया 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अगर हमको ये निकालना है कि 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। पहले हमको क्या किया था, पहले हमने निकाला था 20%ऑफ 50, अब हमको उसका उल्टा दे दिया कि 10 जो है 50 का कितना परसेंट है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली अगर हमको परसेंट दिया रहता है तो हम डिवाइड में 100 करते हैं, और अगर मैं उस चीज़ को परसेंट में निकालना होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 20 इज वट परसेंट ऑफ 50, सॉरी 10 इज विथ वट परसेंट ऑफ 50, हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10। अब किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, हमें 50 का बेसिस पे निकालना है ना, तो डिवाइड बाय 50 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 20, तो 10 इज 20% ऑफ, सॉरी 50। तो बेसिकली अगर परसेंट दिया रहेगा
तो हमको डिवाइड करना है, परसेंट कन्वर्ट करना रहेगा, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में था, हमारा एरर कितना था, हमारा एरर था x/5, और ये x/5 एरर किसकी रेस्पेक्ट में है, रेस्पेक्ट में मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू आने वाली थी उसी के रेस्पेक्ट में तो हमको एरर निकालना है। तो ओरिजिनल हमको आने वाला था 2x/5, तो डिवाइड बाय 2x/5 हो जाएगा, परसेंट में करना इनटू, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये रह जाएगा 100/2, जो कि आ जाएगा 50, ठीक है। ये तो हमारा एक नॉर्मल सा मेथड था, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने कैलकुलेशंस को ईजी बनाएंगे। हम एक्स की जगह के कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी रहे। अब जैसे इस नंबर में भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो हम 5 लेट कर लेते हैं कि 5 वो नंबर था, ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। 5 वो नंबर था, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से 5 कैंसिल, 2/5 से मल्टीप्लाई करता तो 2 आता, लेकिन उसने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5, तो क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि गलत हो गया। और 5 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैलकुलेशन कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन ईजी हो गई। तो हमारा एरर कितना हुआ, 3 - 2 1, आना कितना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। हमारा यहाँ पे भी वही 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 30% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। एक नंबर का 30% हम 91 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। गिव्स द सेम नंबर, ऐसा करने पे ना हमें सेम नंबर मिलता है, तो बताओ वो नंबर क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर देते हैं कि वो नंबर है हमारा x, ठीक है, वो नंबर है हमारा x। और इस नंबर का ना 30%, इसका 30% क्या होगा, इसका 30% होगा क्या, 30/100 एक्स, ये हो गया इसका 30%। इसको क्या किया, इसको हमने 91 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको क्या मिला, सेम नंबर मिला, जो कि क्या था, एक्स था। तो बताओ नंबर क्या है, तो सिंपली कैलकुलेट ही करना है ये तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, 30x/100, ठीक है। ये 91 उधर चला जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे, एक सेकेंड, क्या था हमारा, 91 - 30x इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा, इसको इधर भेज देते हैं, 91 इक्वल्स टू एक्स प्लस 30x/100, ठीक है। और 91 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करके ये आ जाएगा हमारा कितना, 100x प्लस 30 130x/100, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सोल्व कर लोगे तो ये कैंसिल, 13×7=91, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। ईजी था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाता। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर हैं जो कि 2 और 3 की रेशियो 2:3 में है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, कोई भी दो नंबर है 2:3 में है, तो हम लेट कर लेते हैं वो 2x रेशियो, 2x एंड 3x हमारे। अब बोला, इफ द 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडिड टू 20 इज इक्वल टू द 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25, कह रहा है कि 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, 20% ऑफ स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, 2x है, तो इसका 20% क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, उसको क्या किया, एडिड टू 20, उसको 20 से ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, किसका इक्वल है, 10% ऑफ द लार्जर नंबर का 10%, ये हो गया, एंड 25, मतलब लार्जर नंबर के 10% और 25, इसका मतलब है इसमें 25 ऐड होगा, तो ये इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको बस सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 2 = 4, 4x/10 प्लस 20 टू 3x/10
प्लस 25, ये इधर आ जाएगा भाई। हाँ, 4x/10 में से 3x/10 x/10 इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In an election between two candidates, Raman and Mohak, Raman get 55% of the total valid votes. 25% of the votes were declared invalid. If the population of the village is 6,000, find the valid votes that Mohak got. भाई एक इलेक्शन है बिटवीन टू कैंडिडेट्स जिसमें से रमन को मिलते हैं 55% वोट्स वैलिड वोट्स के। जितने भी वैलिड वोट्स हैं ना गांव में, उसके 55% वोट्स रमन को मिलते हैं। अब रमन को उसके 55% वोट मिलते हैं और 25% वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गांव की पॉपुलेशन 6000 है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि वैलिड वोट्स कितने हैं गांव के अंदर। अब देखो, टोटल वोट्स जो हैं 6000 हैं, और इन 6000 में से 25% अगर इनवैलिड हैं तो बचे कितने, 75% जो बच गए वो वैलिड होंगे। तो बेसिकली अगर 6000 के 25% इनवैलिड हैं तो बचे हुए 75% 6000 के क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे, जो कि कितने हो गए, जो कि हो गए आपके 4500। ठीक है, तो 4500 आपके क्या है, ये आपके टोटल वैलिड वोट्स हैं। अब क्या कह रहा है कि रमन को वैलिड वोट्स का 55% मिलता है। तो वैलिड वोट्स कितने हैं, 4500। इसका 55% किसको मिलता है, रमन को मिलता है। तो बताओ मोहक को कितना मिलेगा। अगर इसका 55% गाइस रमन को मिल रहा है तो बचा हुआ, बचा कितना, 55% रमन को मिल गया तो बचा कितना यार, 45% तो मिला बचा। और वो ही तो मोहक को मिला होगा क्योंकि दो ही कैंडिडेट थे। तो 55% रमन को मिल गया तो बचा हुआ 45 मोहक को मिला होगा, क्योंकि कितना हो गया, क्योंकि हो गया हमारा 45 × 45 2025। तो 2025 वोट को मिले हैं, मोहक को मिले। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A candidate secured 30% marks in an examination and failed by 6 marks. Okay. Another secured 40% and got 6 marks more than the bare minimum to pass. The maximum marks are, हमको निकालना है मैक्स, बस हम क्या है, एक कैंडिडेट है उसको 30% मार्क्स मिले लेकिन वो 6 नंबर से फेल हो गया, और एक दूसरा बंदा है जिसको 40% मार्क्स मिले और उसको पास होने से मतलब 6 मार्क्स क्या हो गए, ज़्यादा आ गए, मतलब 6 मार्क्स उसके कट ऑफ से ज़्यादा आ गए, और वो दूसरा वो 6 मार्क्स से पीछे रह गया। तो हमको बताना है मैक्सिमम मार्क्स क्या है। मैक्सिमम मार्क्स क्या है मतलब टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर था ये हमें निकाल। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें निकालना है वो हम लेट कर ले, तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल मार्क्स एग्जाम के वो है हमारे एक्स। ओके, अब देखो ए को कितने आए हैं, 30% नंबर आए हैं, लेकिन वो 6 नंबर से फेल हो गया। मतलब जो भी पासिंग मार्क्स थे ना, उससे उसके 6 नंबर कम हो गए। तो क्या अब ऐसा नहीं लिख सकते कि इसके जो नंबर आए हैं 30%, ठीक है, इसमें अगर 6 नंबर ऐड कर दिए जाएं तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 6 कम आए थे इसके। और दूसरे बंदे को आया 40% मार्क्स, जो कि हो गए इतने। और इसको क्या कह रहा है, इसको पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज़्यादा आ गए। तो अगर इसमें से हम 6 कम कर दें तो भी वो पासिंग मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ना दो इक्वेशंस आ गई पासिंग मार्क्स की। क्या हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, तो क्या हम ये नहीं कर सकते 30x/100 प्लस 6 इक्वल्स टू 40x/100 माइनस 6। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रह जाएगा 10x/100। 6 को इधर भेजेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इक्वल्स टू 12, और x/10 इज 12 एंड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120।
पासिंग मार्क्स आप 120, सॉरी पासिंग नहीं, मैक्सिमम मार्क्स हमको निकालने थे कि आपके क्या हो गए 120। अगर आपको पूछ रहा पासिंग मार्क्स, तो एक्स की वैल्यू तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपके पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, 25% of the annual salary of A is equal to the 80% of the annual salary of B। जो ए की 25% एनुअल सेल मतलब ए की जो एनुअल सैलरी 25%, वो बी की एनुअल सैलरी के 80% के इक्वल है। ओके, अब कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। ओके, जो बी की जो मंथली सैलरी है वो सी की मंथली सैलरी का 40% है। ओके, तो बात कर रहा है कि द एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख, सी की एनुअल सैलरी 6 लाख है। हमको पूछ रहा है कि ए की मंथली सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि 20% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू द 80% ऑफ एनुअल। हम लेट कर लेते हैं कि ए की एनुअल सैलरी है ए और बी की एनुअल सैलरी 25% ऑफ ए हमको कितना दे रखा, 25% ऑफ ए हमको 80% ऑफ बी के इक्वल दे रखा। ठीक है, वेयर ए इज़ द एनुअल सैलरी ऑफ ए, बी इज़ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। तो ये हमारा आ गया 100 से 100 कैंसिल, ये आपका आ गया 25A इज इक्वल्स टू 80। ये हमारी एक इक्वेशन बन। ओके, अब हमको कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ बी, जो बी की जो मंथली सैलरी है इस 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी, वो सी की 40% मंथली सैलरी के इक्वल है और सी की एनुअल सैलरी 6 लाख है। अगर सबसे पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी कि सी की मंथली सैलरी क्या है। हमको दे रखा है सी की एनुअल सैलरी, सी की एनुअल सैलरी अगर गाइस 6 लाख है, ठीक है, कितने जीरो आएंगे 6 लाख में, 5। तो क्या हम उसकी मंथली सैलरी नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। 6 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, 6 लाख को क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। तो कितनी आई उसकी मंथली सैलरी? कि मंथली सैलरी आ गई गाइस 50,000। कितनी आ गई 50,000। अब ये कह रहा है कि जो बी की जो मंथली सैलरी है वो सी की मंथली सैलरी के 40% के इक्वल है। तो बी की मंथली सैलरी कितनी है? अब बी की एनुअल सैलरी हमने लेट करी थी बी, बी की मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, जो कि इक्वल है सी की मंथली सैलरी के 40% के। तो सी की मंथली सैलरी है 50,000, उसका 40% कितना? ठीक है, इसको सेल करके यहाँ से हमारा बी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लो इसको सोल्व। इसको जब सोल्व करोगे तो बी आपका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, और बी हमने क्या लेट लेट किया था? बी हमने लेट किया था गाइस एनुअल सैलरी किसकी, बी की। हमसे पूछा है मंथली सैलरी ऑफ ए की मंथली सैलरी क्या होगी? तो बी की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे कर दो, ए की एनुअल सैलरी आ जाएगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ए की मंथली सैलरी आ जाएगी। कर लो पुट यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 80, टू यहाँ पे बी 2,00,000 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो सोल्व कर लोगे ये आएगा हमारा 7,68,000, जो कि आ गया ए की एनुअल सैलरी। अब हमको ए की मंथली सैलरी पूछी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, क्योंकि एक साल कितनी है तो साल में 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी, जो कि आएगी आप क्या 54,000। दिस इज द सैलरी ऑफ, और यही हमसे था, डाल दिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 25,000 व्हेन इट वॉज परचेज्ड। एक स्कूटर है, जब उसको खरीदा गया था तो उसका प्राइस था 25,000। ओके, एट द एंड ऑफ ईच ईयर इट्स वैल्यू इज ओनली 80% ऑफ व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्कूटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। एक स्कूटर है, जब उसको खरीदा गया था उसकी वैल्यू 25,000 थी। हर साल के एंड में उसकी वैल्यू केवल ओरिजिनल कीमत के 80% रह जाती है। तो हमें बताना है कि 3 साल बाद उसकी जो है कीमत क्या रही हो। ठीक है, ओके। तो इसको निकालने का बेसिकली तरीका क्या है? सबसे पहले हमारा क्या था, 25,000 थी उसकी कीमत। ओके, साल के एंड में उसकी कीमत केवल 80% रह जाती है। तो पहले साल में उसकी कीमत कितनी रही होगी? 80%। तो कुछ सोल्व करके आएगा। ये आ गई हमारे फर्स्ट ईयर की। अब हमसे पूछा 3 साल बाद, पहले साल अगर इसका 80% रह गया, दूसरे साल भी तो इसका 80% रहेगा। तो ये दूसरे साल की आ गई। तीसरे साल इस पूरे का 80%। तो ये तीसरे साल। ठीक है, इसको सोल्व कर लो अपना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 × 6, 4 × 8, क्या आ गया तुम्हारा? 12,008। नंबर सी। The number of students in 3 different schools and the ratio is in the ratio 2:3:2। ओके, एक 3 स्कूल हैं जिसमें बच्चों की जो रेशो है वो 2:3:2 है। ओके, स्टूडेंट्स इन इच स्कूल आर डिक्रीज बाय 60%, 30% एंड 20% इन द न्यू रेशो। ये 3 स्कूल हैं जिसमें बच्चे हैं 2:3:2 में। और तीनों स्कूल से, पहले स्कूल से 60% बच्चे कम हो जाते हैं, दूसरे स्कूल से 30% बच्चे कम हो जाते हैं, और तीसरे स्कूल से 20% बच्चे कम हो जाते हैं। तो नई रेशो जो होगी वो क्या होगी? तो लेट कर लेते हैं कि पहले स्कूल में बच्चे हैं 2x, दूसरे स्कूल में बच्चे हैं 3x, और तीसरे स्कूल में भी बच्चे हैं तो 2:3:2। पहले स्कूल में अगर 60% बच्चे कम हो रहे हैं, कितने बच गए? 50%। पहले कितने बच्चे थे? 100% बच्चे थे। 50% कम हो गए तो कितने बच गए? परसेंट ही तो बच गए। तो ये हो गया। दूसरे स्कूल में 30% कम हो रहे हैं तो उसका क्या हो गया? उसके 70% बच गए। तीसरे स्कूल में 20% कम हो रहे हैं तो कितने बच गए? तो सोल्व कर लो। ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 80x/100, 210x/100, एंड ये आ गया तुम्हारा 160x/100। इसकी रेशो निकालनी है तो जब हम रेशो से कंपेयर करेंगे तो ये 100 तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो और ये तीनों जीरो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। रेशो आएगी वो आएगी आपकी, ए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएंगे साथ। रेशो नहीं रहे हैं हम, तो रेशो आएगी हमारी 21 रेशो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Two numbers are respectively 45% and 60% of the third number. What is the ratio of two numbers? भाई एक नंबर है, कोई भी है, कोई भी नंबर लेट कर लो। मान लो इजी कैलकुलेशन के लिए हम 100 लेट कर लो। और दो नंबर ना, एक नंबर इसका क्या है 45% है, एक नंबर इसका 60% है। तो इसका 45% क्या होगा? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, मतलब 45% ज़्यादा है इससे। तो इसका 45% ज़्यादा क्या होगा? 145। और इससे 60% ज़्यादा क्या होगा? 160। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर्स की रेशियो क्या है? तो एक नंबर 145 है
एक नंबर 107, दोनों की रेशियो निकालनी है तो 140। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 7 से एक तीन, इसको सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 29:32। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The annual growth rate of a certain bacteria is 44%. Okay, in how many years will the population of the bacteria be 1.2 times of the initial population? मतलब कोई बैक्टीरिया है, उसका एनुअल ग्रोथ रेट 44% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई बैक्टीरिया जो है वो एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर वो 44% ग्रो कर जाता है। मतलब अगर एक साल पहले वो 100 था तो साल के एंड में 144 हो जाता है। हमें पूछा कि वो अपनी पॉपुलेशन का 1.2 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं इनिशियल, वो आपका क्या है कि हम इनिशियल पॉपुलेशन मान ले 100 है। हमसे पूछा है कि अपनी इनिशियल पॉपुलेशन का 1.2 टाइम्स, जो कि कितना हो गया, जो कि 120 हो गया। ठीक है, मतलब अभी आपका क्या है, बैक्टीरिया 100 है, हमसे पूछ रहा है कि वो 120 कब हो जाएगा, और उसका ग्रोथ रेट क्या है 44% इन 1 ईयर। तो देखो, जब वो 100 से 120 होगा तो वो कितने परसेंट ग्रो करेगा? ऑब्वियसली ये इससे 20% ज़्यादा है ना, तो 100 से 120 होने के लिए उसको 20% ग्रो करना पड़ेगा। और हमको दिया है कि 44% ग्रो एक साल में हो रहा है, तो हम क्या ये नहीं निकाल सकते कि 20% ग्रो कितने दिन में होगा? 1/44 इंटू, जो कि आएगा 5/11। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एग्जाम 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस। के 30% बच्चे जो हैं वो साइंस में फेल हो गए। 45 स्टूडेंट, हाँ, ये थोड़ी सी, एक सेकेंड, लेट मी सम वाटर। ओके। इन एन एग्जाम 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस। 30% बच्चे साइंस में फेल हो गए। ठीक है, साइंस में कितने फेल हो गए? 30%। 40% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में कितने फेल हो गए? मैथ्स में फेल हो गए 45%। एंड 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ साइंस, सॉरी बोथ सब्जेक्ट्स, और 25% गाइस दोनों में फेल हो गए हैं। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। तो इसके लिए हम वो बना लेते हैं अपना वेन डायग्राम। तो मान लो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में फेल हुए हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं, और ये जो बीच का है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो देखो, साइंस में कितने फेल हुए हैं? साइंस में फेल हुए हैं हमारे 30%, मैथ्स में फेल हुए हैं हमारे 45%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं? दोनों में फेल हुए हैं हमारे 25। ओके, अब देखो, अगर इसको बेसिकली सीधा हम क्या करो, सीधा अगर साइंस में 25, दोनों में 25% फेल हुए हैं, तो ये आ गए हमारे 25% जो दोनों में फेल हुए हैं, साइंस और मैथ्स में। सॉरी, और साइंस में कितने फेल हुए हैं? 30%।
अब साइंस में ना टोटल 30% फेल हुए हैं, तो 25 तो ये हो गए, 5 ये हो गए ना साइंस के 30%। मैथ्स में टोटल 45% फेल हुए हैं, तो 25 तो ये हो गए, और 20 ये हो गए, तो हो गए ना टोटल 45%। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। हमसे पूछा कि टोटल परसेंट स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल हमारे फेल कितने हुए हैं। तो देखो, 5 ये हमारे साइंस में फेल हुए, 25 हमारे दोनों में फेल हुए। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे तो 30 लिखा था साइंस में, यहाँ पे 5 क्यों लिखा। अबे 5 ये और 25 ये, इनको मिला के तो 30 होंगे, क्योंकि ये 25 साइंस में भी आ रहे हैं, मैथ्स में भी आ रहे हैं, और 20 ये मैथ्स के हो गए, और टोटल मैथ्स के भी 45 हो गई जो था। टोटल स्टूडेंट्स कितने फेल हो गए, 20 + 25 + 5, जो कि हो गए 50। तो 50% अगर स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, टोटल 100% होते हैं, 50% अगर फेल हो गए तो बचे हुए 50% पास हो गए होंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In an examination out of 480 students, 85% of the students, uh, sorry, in an examination out of 480 students, एक एग्जामिनेशन है जिसमें टोटल 480 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से 85% जो हैं गर्ल्स, और 70% ऑफ जब बॉयज़ जो हैं वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। हाउ many boys appeared in the examination if the total pass percent was 75%? Okay. ओके ओके ओके। तो बेसिकली हमको कह रहा है एग्जामिनेशन आउट ऑफ 480, हमारे मतलब टोटल स्टूडेंट्स ना हमारे पास हैं क्लास में 480, हमारे पास टोटल 480 स्टूडेंट्स हैं। इन 480 में से इसने बोला, इन 480 में ना कुछ गर्ल्स हैं हमारी और कुछ बॉयज़ भी हैं, और इसने बोला कि टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं ना उसमें से 85% पास हुई हैं, और टोटल जितने भी बॉयज़ हैं उसमें से 70% बॉयज़ पास हुए हैं। हमें बताना है कि एग्जाम में कितने बॉयज़ अपीयर हुए थे अगर हमारा पास परसेंटेज 75 है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि पास कितने हुए हैं टोटल, लड़के और लड़कियां मिला के। तो टोटल अगर 480 स्टूडेंट हैं और उसमें से 75% अगर पास हुए हैं, तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितने पास हुए हैं। तो ये हम निकाल लेंगे 75% ऑफ 480, जो कि आपका आ गया 360। तो 480 में से टोटल 360 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। अब इसने क्या बोला, अब इसने बोला कि 85% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द बॉयज आर पास्ड। अब इस 360 में से कुछ लड़कियां होंगी, अब हमें नहीं पता कितनी लड़कियां हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से 85% पास हुई हैं, और जितने भी लड़के हैं इस 360 में उसमें से 70% पास। हमें बताना है कि एग्जाम में कितने लड़कों ने अपियर किया। तो हम यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं, कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं जिन्होंने अपीयर किया था एग्ज़ाम में। मान लेते हैं एक्स, और गर्ल्स हम लेट कर लेते हैं कितनी है, वाई। तो टोटल बॉयज़ है एक्स, और उसमें से 70% अगर पास हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इतने बॉयज़ पास हो रहे हैं, 70% ऑफ एक्स, दैट इज़ 0.7 एक्स। इतने बॉयज़ क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और अगर गर्ल्स हमारी क्लास में वाई हैं, उसमें से 85% हमारे गर्ल्स पास हो रही हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 85% ऑफ वाई इतनी गर्ल्स पास हो रही हैं, जो कि आ गया 0.85 वाई। तो ये वो गर्ल्स हैं जो पास हो रही हैं, और ये वो बॉयज़ हैं जो पास हो रहे हैं। ओके। और हमको पता है टोटल स्टूडेंट्स हमारे 360 पास हो रहे हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 0.7x प्लस 0.85y इक्वल्स टू 360, लिख सकते हैं ना ये, क्योंकि बॉयज़ इतने पास हो रहे हैं, गर्ल्स इतने पास हो रही हैं, और टोटल 360 पास हो रहे हैं हमको दिया है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और टोटल बच्चे जो क्लास में हैं वो 480 हैं, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि x + y
दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। दोनों को जब हम सोल्व कर लेंगे तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से गाइस आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 320। ओके, और यही हमसे पूछा था, x हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने आ गए, एक सेकेंड, x3, नंबर ऑफ बॉयज आ गए हमारे 320, और बचे हुए कौन होगी, बची हुई हमारी गर्ल्स हो गई, तो उसको 480 से नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Ujjwal appeared in two exams carrying the same maximum marks. उज्जवल दो एग्जाम्स में अपीयर हुआ, ओके, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स जो थे सॉरी, एक सेकेंड। हेलो, अब आ रही है वॉइस? हेलो, हेलो। ओके ओके, अब आएगी। यार मेरे को तो सही सुनाई दे रही है वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Ujjwal appeared in two exams carrying the same mean maximum marks. तो बहुत कफ हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मैं ज़्यादा लाउड बोल रहा हूँ ना तो मेरे गले में दर्द हो, लेकिन अगर धीरे बोल रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, उज्जवल अपीयर्ड इन टू एग्जाम्स कैरिंग द सेम मैक्सिमम मार्क्स। उज्जवल ने दो एग्जाम दिए जिनके मैक्सिमम मार्क्स सेम थे। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम इज 40% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। ओके, जो पासिंग मार्क्स हैं पहले एग्जाम में है वो है 40% और दूसरे में है 30%। ओके, in the second examination he obtained 132, which is 15 less than the qualifying marks. Okay, find the qualifying marks of the first exam. Okay, तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, मान लो मैक्सिमम मार्क्स हम लेट कर देते हैं, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स सेम है ना, तो हम लेट कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स हमारे क्या हैं, 100 है। ओके, फर्स्ट एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40%, जो कि कितने हो गए, 40 ही हो गए। और दूसरे एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30%, जो कि कितना हो गया, ही हो गया। अब देखो, उसको जो सेकंड एग्जाम था ना, सेकंड एग्जाम में उसको 132 मार्क्स आए, जो कि पासिंग मार्क्स से 15 कम रह गए। और जो पासिंग मार्क्स क्या थे दूसरे एग्जाम के, 30। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि जो दूसरे एग्जाम के जो पासिंग मार्क्स थे दैट इज 30 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 15, ये हमारा क्या था, 30%। मतलब ये हमारे पासिंग मार्क्स थे, और उसको 132 नंबर आए और पासिंग मार्क्स से 15 कम रह गए, तो हम लिख सकते हैं ना 30% इक्वल्स टू 132 प्लस 15, जो कि आपका कितना हो गया, 147 हो गया। हमको निकालना है क्वालिफाइंग मार्क्स इन द फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स। अब फर्स्ट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे, फर्स्ट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स थे
40। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स तो दोनों के सेम थे ना, तो 30% की वैल्यू हमको 147 दे रखी है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 147/30 × 100, जो कि आएगी आपकी 490। मतलब आपके पासिंग मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्ज़ाम्स के, वो हैं 490, जो कि पहले में भी इतने ही हैं और दूसरे में भी इतने। हमको निकालने हैं पहले एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग मार्क्स, जब पहले एग्ज़ाम के मैक्स पासिंग मार्क्स जो कि कितने थे, जो कि थे 40%। तो बेसिकली अगर हमारे पास 100% की वैल्यू 490 है, तो हम सीधा 40% की निकाल लेंगे, जो कि आएगा आपका 196, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। In a college, 26,000 students are there, out of which 45% are boys. ओके, अगर इस कॉलेज में 26,000 बच्चे हैं, उनमें से 45% जो हैं वो बॉयज़ हैं। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं कितने, 26,000, उसमें से बच्चे कितने, बॉयज़ कितने हैं, वो 45%। तो पहले निकाल लेते हैं कि बॉयज़ हैं कितने भाई। बॉयज़ हैं हमारे 45% ऑफ 26,000, जो कि आ गए हमारे 11,700। अगर बॉयज़ इतने हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो उसको 26,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, जो कि कितना आ गया, जो कि आ गए हमारे 14,300। ओके, अब कह रहा है 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज आर फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन दैट एग्जामिनेशन। ओके, अगर 40% गर्ल्स अगर फेल हो रही हैं तो पास कितनी हो रही हैं, 60%। हमको यही निकालना है, सीधा पासिंग स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 40% गर्ल्स अगर फेल हुई हैं तो बची हुई 60% ही पास हुई होंगी। 60% किसका, जितनी वो है उनका, 14,300 हैं, उसका 60% हम निकाल लेंगे, कितनी पास हुई होंगी। ठीक है, प्लस बॉयज़ कितने पास हो रहे हैं, अगर 60% ऑफ द बॉयज़ अगर फेल हो रहे हैं तो बॉयज़ पास कितने हो रहे हैं, बॉयज़ पास हो रहे हैं 40% ऑफ 11,700। कितने टोटल पास हो रहे हैं, इनको कैलकुलेट कर लो, तो इनको ऐड करके हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13,260। इतने बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब संगीता's monthly salary is increased by 3 into 2 by 3 and she gets was 132 more. What is संगीता's monthly salary? अगर हम संगीता की सैलरी को 3 into 2/3% से इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको 132 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 into 2/3 होता कितना होगा, 3,009 प्लस टू 11 मतलब 11/3। तो मतलब अगर हम संगीता की सैलरी 11/3% बढ़ाते हैं तो उसको 132 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो कैन वी से कि 11/3% की वैल्यू हमको 132 दे रखी है, हमको उसकी मंथली सैलरी निकालनी है। मंथली सैलरी हम क्या लेट करते हैं, ओरिजिनली 100, तो 11/3 की वैल्यू 132 दे रखी है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि हो जाएगी हमारी 132/11/3 × 100, जो कि हो जाएगी 3600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब ये था हमारा कुछ बेसिक परसेंटेज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका परसेंटेज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस।
इन सब चीज़ों की अब हम बात करने वाले, ठीक है। ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ। सबसे पहले थोड़ा सा ये प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस दाम पे आपने किसी चीज़ को खरीदा है। एसपी उसका सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे आपने किसी चीज़ को बेचा है, ठीक है। तो मान लो किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये का, आपने क्या खरीदा, उसका परचेज किया है, और उसका सेलिंग प्राइस है 50, जिस पे आपने उसको बेचा है। तो अगर अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो आपको क्या होगा, वो लॉस होगा। और अगर आपका मान लो सीपी है आपका टी, और आपका एसपी है आपका 100, मतलब आपने किसी को 50 का खरीदा, 100 का बेचा, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल। और अब आपको पूछ रहा है कि आपको ये लॉस और प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो देखो आपको यहाँ पे हो रहा है लॉस कितने का, 50 रुपये का। अब ये 50 रुपये का लॉस आपको किस पे हुआ है, इस 100 रुपये पे तो हुआ है ना, क्योंकि 100 का आपने खरीदा और 50 का बेच दिया, तो इस 100 पे आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया। और इधर आपको क्या हो रहा है, इधर आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे ये 50 रुपये का फ़ायदा किस पे हो रहा है, यहाँ पे ये 50 रुपये का फ़ायदा आपके इसी 50 रुपये पे हो रहा है, क्योंकि आपने 50 का ख़रीदा था, 100 का बेच दिया, तो इसी पे। मतलब आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमेशा आपको वो किसके ऊपर होगा, वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, ठीक है। फ़ायदा होगा ऑब्वियसली वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, नुकसान होगा तो भी आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा, क्योंकि जितने पैसे आप अपनी जेब से खर्च करोगे उसको खरीदने के लिए, उसी पे तो आपको फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले केस में 50 रुपये का लॉस हुआ था। अब आपसे मान लो पूछा है कि बताओ कितने परसेंट लॉस हुआ, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इतना लॉस हुआ डिवाइड बाय किसके ऊपर हुआ लॉस, किसके रेस्पेक्ट में हुआ लॉस, ठीक है। क्योंकि डिवाइड में हमें वही चीज़ निकालते हैं ना जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो हमेशा किस पे हुआ है नुकसान, सीपी पे हुआ है हमारा। और कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ही आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड बाय, प्रॉफिट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, इनटू में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ओके। 1 मिनट देना भाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बैग्स। जो 12 बैग्स का कॉस्ट प्राइस है वो 8 बैग्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। हमको बताना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट दैट वाज मेड ऑन द ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट कित या लॉस बताना है हमको कितना होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितने का, 12 बैग्स का, तो वी कैन राइट, मान लो कुछ भी लेट कर देते हैं। एक बैग, एक बैग का कॉस्ट प्राइस मान लो सीपी ही है, तो 12 बैग्स का कितना हो जाएगा, 12 इंटू सीपी। एक का सेलिंग प्राइस हम एसपी ही मान लेते हैं, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू एसपी। दोनों को इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, यहाँ से कि सी पी बाई एस पी इज इक्वल्स टू 8/12।
इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 8 और सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 12। हम कोई चीज़ 8 की खरीद रहे हैं, 12 की बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 4 का फ़ायदा हो रहा है। तो हम यही प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट सबसे पहले हमें फ़ायदा हो रहा है, राइट बाय किस पे हो रहा है फ़ायदा? सीपी पे हो रहा है जो 8 है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ गया हमारा? परसेंट, 50% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The selling price of 30 kg of sugar is equal to the cost price of x kg of sugar. तो 30 kg of sugar ओके का जो सेलिंग प्राइस है तो एस पी इंटू 30 वो इक्वल है x kg ऑफ शुगर के कॉस्ट प्राइस के। ओके, और ऐसा करने के बाद शॉपकीपर को 20% का फ़ायदा हो रहा है। हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे ना हमको प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट ना उसने ऑलरेडी दिया है हमको, एक्स की वैल्यू पूछ लिया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सी पी बाई एस पी इज इक्वल्स 30 बाई एक्स। मतलब 30 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एक्स की हम उसको बेच रहे हैं, और ऐसा करके हमको क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। हमको बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कैन वी राइट, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो कैन वी राइट कि 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है हमको, 20% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्स माइनस 30 डिवाइड बाई सी पी। क्या हम कह सकते हैं? ओके ओके, अगर हम यहाँ 100 लगाएंगे तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 36। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Raman bought candies at the rate of 15 for a rupee. Okay. And sold them at the rate of 12 for a rupee. His gain percent is 15 for a rupee। उसने कैंडी खरीदी 15 for a rupee। 15 for a rupee का मतलब है कि 1 रुपए में उसने 15 कैंडी खरीदी। और वी कैन से कि 15 कैंडी उसने 1 रुपए की खरीदी। तो उसने एक कैंडी कितने की खरीदी? उसने एक कैंडी खरीदी 1/15 की, जो कि उसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। उसने बेच दी 12 फॉर ए रुपी, मतलब उसने 12 कैंडी 1 रुपए की बेच दी। तो उसने एक कैंडी कितने की बेची, 1/12 की, जो कि उसका सेलिंग प्राइस आ गया। हमको उसका गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो गेन कितना हो रहा है, गेन हमारा कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1/12 है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 1/15 है। ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, जो कि क्या है आपका 1/15 है, इनटू में 100। इस पूरे को सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा कितना, 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ यू सेल एन आइटम फॉर रुपीज 540, ओके, and the profit earned by selling the same item for 1180 at 60%, then find the purchase price of an item। मतलब हम किसी आइटम को 540 रुपये का बेचते हैं, ओके,
अब ये कह रहा है कि अगर हम उसी आइटम को 1180 का बेचते ना, तो हमको 60% का फ़ायदा होता। तो हम क्या ये कह सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को 1180 का बेचते हैं और 1180 का बेचने के बाद हमको 60% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये जो 1180 है ना, ये हमारे सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो था ना, उससे 60% क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? और किसी भी चीज़ का हम कॉस्ट प्राइस हमेशा लेट करते हैं 100%, ठीक है? जैसे परसेंटेज में कोई भी चीज़ इनिशियली 100% होती है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम सीपी हमेशा इनिशियली 100% लेके चलते हैं। तो अगर हम 1180 में किसी को चीज़ को बेच रहे हैं और 60% का फ़ायदा कमा रहे हैं, तो मतलब ये 1180 हमारे कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा है, ठीक है? और कॉस्ट प्राइस को हम 100% मान के चलते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमको 160% की वैल्यू 1180 दे रखी है? क्योंकि 100% तो हमारा सीपी है और उससे 60% ज़्यादा 160, जो कि हमको 1100 है। हमको परचेज प्राइस मतलब सीपी निकालना है, जब 100% की वैल्यू निकालनी है, 160 की दे रखी है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1180 डिवाइड बाई 160 एंड तो, जो कि आ जाएगी आपकी 7315। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A sells an article to B at 20% profit। ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। तो मान लो ए का कोई आर्टिकल था, उसने वो 100 रुपये का खरीदा था। अगर उसने वो बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो उसने कितने का बेचा होगा, 120 का। उसके बाद क्या किया, बी सेल से टू सी एट 15% लॉस। बी ने इसको 15% के लॉस पे बेच दिया सी को। तो 15% के अगर लॉस पे बेचा तो वो कितने का बेचा होगा, 120 का बी को खरीद मिला था, 15% का लॉस उसने कर लिया तो 85% रह गया, जो कि आ गया 102। तो जब इसको 15% का लॉस हुआ, तो इसने सी को 102 रुपये का बेचा। हमको क्या बोल रखा है, हमको बोला कि इफ सी पेज रुपीज 510, अगर सी 510 रुपये पे कर रहा है, तो मान लो ये था स्टार्टिंग में 100%, ये था 120, ये था 102%। तो अगर ये सी 510 रुपये पे कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमको 102% की वैल्यू 510 दे रखी है। हमको बताना ए ने कितने का खरीदा था, तो ए ने उसको 100% का खरीदा था, तो 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे, 510 डिवाइड बाई 102 इंटू 100, जो कि आ जाएगी 500। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें तो ये सब तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, इसका तो कोई काम ही नहीं था 540 का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा, तो उनका ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देयर इज 10% लॉस इफ अ टॉय इज सोल्ड फॉर 1440। अगर किसी टॉय को हम 1440 रुपये का बेचते हैं, तो 10% का नुकसान होता है। एट वर्क प्राइस इट्स टू बी सोल्ड एट रुपीज, सॉरी, अब उसको कितने का बेचे कि हमको 15% का गेन हो। ओके, तो मान लो हमारा उसकी ओरिजिनल कीमत क्या रही होगी टॉय की, उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, एज यूजल 100%। अगर हम उसको 10% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो उसका जो एस पी हमने रखा होगा, वो कितना रखा होगा, 90% रखा होगा, है ना। और ही सेइंग कि एट व्हाट प्राइस इट टू बी सोल्ड टू गेट ए 15% प्रॉफिट, और अगर हमको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमको उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए। देखो 100 की कोई चीज़ है, 10 का नुकसान होता है, ऑब्वियसली 90 का बेच रहे हैं, तभी तो 10 का नुकसान हो रहा है। और उस पर अपन 15 का फ़ायदा चाहिए, तो 100 की चीज़ को 15 का फ़ायदा चाहिए, 115 में बेचना, तो 15 का फ़ायदा होगा। क्या हमको पूछ रहा है कि वही, अब 15 का फ़ायदा चाहिए तो उसका रेट क्या रखें हम। तो ऑब्वियसली देखो, और जब उसका 10% का लॉस हो रहा है, तो वो उसको 1440 की बेच रहा है, और तब ये जो 90% का जो प्राइस है, जो हमको दे रखी है।
तो 115% की निकालनी है। तो 90% की वैल्यू दे रखी है 1440, फिर आप 115% हो जाएगी तो मैं 100 आ जाएगी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A person sold a bag for rupees 420 at a loss of 12.5%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोई चीज़ थी, कमाल सीपी था उसका 100%, अगर उसको 12.5% का लॉस हो रहा है तो उसने कितने की बेची होगी? 7.5% की। इसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 420 दे रखी है। हमको बोल रहा है कि अगर हमको 12.5% का फ़ायदा चाहिए तो हम उसको कितने का बेचें। तो अगर हमको 12.5% का गेन चाहिए, हमको वो चीज़ तो 12.5 बेचनी पड़ेगी। वो कितने की बेचे? हमको भाई 87.5% की वैल्यू 420 दे रखी है, तो 112.5% वैल्यू क्या? 420 है 87.5 इंटू 112.5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। The percentage profit earned by selling an article for rupees 200, 2076 is equal to the percentage of loss incurred by selling the same article for 1524। At what price should be the article be sold to earn a profit of 33 and 1/3%? ओके, कह रहा कि अगर किसी आर्टिकल को हम बेचते हैं 2076 रुपये का, मतलब उसका सेलिंग प्राइस अगर हम 2076 रखते हैं, तो हमको क्या होता है? कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है। अब कुछ परसेंट का हमारे को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर उसी आइटम को हम बेच रहे हैं कितने का? 1524 का, तो हमको क्या हो रहा है? हमको कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है। ओके, और ये प्रॉफिट और ये जो लॉस परसेंट है ना, वो दोनों हमारे क्या है? सेम है। दोनों हमारे क्या है? सेम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं कि मान लो वो आर्टिकल हमने खरीदा कितने, मान लेते हैं हमने एक्स रुपए का खरीदा था, तो सीपी हमने एक्स लेट कर लिया। अगर उसका सीपी एक्स है, ठीक है, और जब हम उसको 2076 रुपये का बेच रहे हैं, तो हम निकाल लेते हैं कि उसको प्रॉफिट के परसेंट कितना होगा। मान लो किसी चीज़ को हम 2076 का बेच रहे हैं और हमको फ़ायदा हो रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? एस पी माइनस सी पी। एस पी है 2076 माइनस सी पी एक्स डिवाइड बाई उसका सी पी, ऐसे ही तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। और अब सेकंड केस, जब हम उसको 1524 का बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो हम निकाल लेते हैं कितने परसेंट लॉस हो रहा है। कैसे निकालेंगे लॉस? लॉस के लिए हम क्या करेंगे? ई माइनस एस पी कर देंगे। एक्स माइनस 1524 डिवाइडेड बाई सी 200। सेकेंड केस में इतना लॉस हो रहा है, और हमको ये दोनों चीज़ जो है क्या दे रखी हैं? सेम दे रखी हैं। जितना लॉस हो रहा है उतना क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते? तो हम लिख सकते हैं 2076 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इन 100 इक्वल्स टू 200। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2076 माइनस एक्स एक्स माइनस 24, ये हो जाएगा आपका एक्स 3।
एंड एक्स। ओके, अब हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था एट वट प्राइस शुड बी द आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33 इंटू 1/3%। अब 33 इंटू 1/3% होता कितना है? ये होता है भाई हमारा 33.3%। अगर हमको इतना प्रॉफिट कमाना है तो हम कितने का बेचें? तो गई इस उसका सीपी क्या है? सीपी हमने एक्स लेट किया था जो कि 1801 है, तो सीपी है उसका 1801। मतलब 100% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 33.3% का प्रॉफिट हमको निकालना है, तो हम सीधा 133.3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो होगी हमारी 1801 बाई 3.3, जो कि सोल्व करके गई हमारी 2400 नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A trader bought two cycles फॉर ₹1800। एक ट्रेडर ने दो साइकिल्स खरीदी 1800 रुपए की। He sold the first cycle at 15% profit and the second at 25% profit। पहली पे उसने 15% का प्रॉफिट कमाया, दूसरी पे उसने 25% का प्रॉफिट कमाया। ओके, एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ ₹351, और टोटल उसको 351 रुपए का फायदा हुआ। इफ यू सोल्ड द फर्स्ट साइकिल एट 25% प्रॉफिट, अगर वो अपनी पहली साइकिल को 25% प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरी को 15% पे प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको 369 का फायदा होता है। हमको निकालना है फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ बोथ साइकिल्स, दोनों साइकिल्स का कोस्ट प्राइस। अब देखो, दोनों साइकिल्स ना उसने टोटल 1800 की खरीदी थी, तो हम मान लेते हैं कि उसने पहली साइकिल, ठीक है, वो एक्स रुपए की खरीदी होगी। अगर पहली एक्स की खरीदी है तो सेकंड साइकिल उसने कितने की खरीदी? 1800 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट केस में पहली साइकिल पे वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, और दूसरी साइकिल पे वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है। ओके पहली साइकिल पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 15%, और दूसरी साइकिल पे कमा रहा है 25%। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 351 रुपए का। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि फर्स्ट केस में 15x/100, कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? इस x पे, तो 15% ऑफ x प्लस दूसरे केस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट 25 इंटू एक्स, किस पे? इस 1800 माइनस एक्स पे। और ये टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है 351। देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 990। हमको बोला पोस्ट प्राइस ऑफ बोथ साइकिल, तो पहले की आ गई, एक्स लेट किया था 990, इसमें से 990 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी 810। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द शॉपकीपर loses 12% by selling an article X for 2640। के, अब अगर एक शॉपकीपर है, अगर वो किसी चीज को 2640 का बेचता है तो उसको 12% का नुकसान हो रहा है। ओके, एंड गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल वाई फॉर 2500। और अगर इसे दूसरे आर्टिकल को वो 2500 का बेचता है तो उसको 25% का गेन हो रहा है। ओके, ही सेल्स एक्स एट 15% प्रॉफिट, उसने एक्स को 15% प्रॉफिट पे बेचा, एंड वाई फॉर रुपीज एक्स, और वाई को एक्स रुपए का बेच दिया। इफ ही गेन्स 22% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, और पूरी ट्रांजेक्शन में 22% का फायदा हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, क्या क्वेश्चन है, करते हैं।
कोई आइटम है उसके पास एक्स, उस एक्स आइटम को वो 2640 का बेचता है। एक्स का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 2600। लेकिन ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। अगर 12% का लॉस हो रहा है तो मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का 88% है। मतलब ये आपको 88% की वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी है, 2640। क्या हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस होता है? तो 100% की वैल्यू आ गई 2640/8, जो कि आ गई 3000, जो कि पहली आइटम का कॉस्ट प्राइस आ गई। अब एक और चीज़ है उसके पास वाई, जो कि वो 2500 की बेचता है। और ऐसे करने के बाद उसको क्या हो रहा है, गेन्स 25% का गेन हो रहा है। मतलब ये जो एसपी है उसके सीपी से 25% ज़्यादा है। मतलब हमको 125% की वैल्यू 2500 दे रखी है। तो सीपी हम 100% मानते हैं, 100% की वैल्यू हो जाए तो 125, तो 100% की वैल्यू आ 2000। मतलब ये आपका वाई चीज़ का प्राइस आ गया। अब ये कह रहा है कि ही सेल्स एक्स एट 15% प्रॉफिट। एक्स को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो देखो एक्स उसने खरीदा था कितने का, 3000 का, और उसने 15% के अगर प्रॉफिट पे बेचा तो उसने कितने का बेचा होगा एक्स को? एक्स का जो सीपी एस पी है वो कितना रखा होगा, 115%। तो फायदा होगा 115% ऑफ 3000, जो कि कितना आ गया आपका, जो कि आ गया आपका 3450। और दूसरी चीज वाई, वाई उसने बेची एक्स रुपए की, और ऐसा करने के उसके बाद उसको 22% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो देखो हम निकाल लेते हैं दोनों चीजें उसने खरीदी कितने की थी। तो पहली चीज उसने 3000 की खरीदी थी, दूसरी 2000 की खरीदी थी। तो टोटल सेल कॉस्ट प्राइस उसका था 5000, और उसको टोटल 22% का फायदा हो रहा है। तो मतलब उसका टोटल एसपी कितना रहा होगा, 5000 का 122%, जो कि आएगा आपका 6100। अब देखो दोनों चीज़ें उसने 5000 की खरीदी, 6100 की बेच दी, और उसमें से एक चीज़ 3450 की बेची है। तो वाई कितने की बेची होगी, 6100, 3400 आ गया 26। तब दूसरी चीज़ उसने कितने की बेची, 2650। वही हमसे पूछा था कि अगर उसने वाई एक्स रुपए की बेची है उसकी वैल्यू क्या है, तो वाई उसने 2650 रुपये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A manufacturer of a particular item can sell all the output made by him at a selling price of 80 per item. Next 26. A manufacturer of a particular item can sell all the output made by him at a selling price of 80 per item. Okay. एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी हर चीज़ को बेचता है 80 रुपए की एक, ठीक है। The cost of materials and the labor required to produce each article is 60, and it's cost an additional 5000 per week to operate the plant. How many plants units, sorry, how many units should be produced and sell to make a profit of at least 15,000 per week? ओके, बेसिकली क्या किया है कि कोई मैन्युफैक्चरर है वो अपने एक आर्टिकल को 80 रुपए का बेचता है।
ठीक है। और उसकी जो बनाने की कीमत है वो है 60 रुपये एक आर्टिकल, प्लस उसकी जो फैक्ट्री है उसको चलाने में उसको 5,000 रुपये पर वीक खर्चा अलग से आता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो एक हफ्ते में कितने आइटम्स बेचे कि उसको हर हफ्ते कम से कम 15 रुपये का, सॉरी 15,000 रुपये का फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना लेट कर देते हैं कि मान लो, अब हमको ना एक हफ्ते की बात कर रहा है वो, तो एक हफ्ते को मान के चलते हैं। तो हम लेट कर देते हैं कि वो मान लो एक हफ्ते में एक्स आइटम्स जो है वो बना रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है एक्स आइटम्स को बनाने में एक हफ्ते में। तो देखो, एक आर्टिकल को बनाने में उसको 60 रुपये का खर्च आता है, तो एक्स आर्टिकल्स को बनाने में उसको 60 एक्स रुपये का खर्च आएगा, प्लस एक हफ्ते की बात कर रहे हैं तो एक हफ्ते में 5,000 रुपये का एडिशनल खर्चा होता है प्लांट को चलाने के लिए। तो ये भी तो उसके कॉस्ट प्राइस में भी ऐड होगा, क्योंकि ये भी तो वही दे रहा है। तो एक्स आइटम्स का एक हफ्ते का जो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, वो आ गया गाइस आपका 60x प्लस 5,000। अब देखो, अब वो एक आर्टिकल को बेच कितने का रहा है, एक आर्टिकल को 80 रुपये का बेच रहा है, टोटल आर्टिकल्स एक्स है, तो सेलिंग प्राइस आपका 80x आ गया। ये पूरा आपका एक हफ्ते का सीन आ गया। एक हफ्ते में उसको ये तो खर्चा हो रहा है और इतनी उसकी कमाई हो रही है। अब बोल रहा है कि वो कितनी यूनिट्स बनाएंगे उसको कम से कम 15,000 का फ़ायदा हो। तो देखो, ये हमारा एस पी है, ये हमारा सी पी है, और प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, अगर उसको 15,000 का फ़ायदा हुआ है तो हम ये नहीं लिख सकते कि 80x माइनस 60x प्लस 5,000, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, दैट इज 15,000। लिख सकते हैं, इसको सोल्व कर लो, यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी 1,000। वही हमने लेट किया था, क्या, नंबर ऑफ आइटम। तो उसको कम से कम 1,000 आइटम्स बनाने पड़ेंगे एक हफ्ते, ताकि उसको हर हफ्ते 15,000 रुपये का फ़ायदा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A company sold a bike worth rupees 40,000 to a dealer at a profit of 5%. The dealer sold it to a customer at a profit of 12%. Okay? एक कंपनी है, उसके पास एक बाइक है, कीमत है 40,000 रुपये। उसने क्या किया, उसने वो बाइक एक डीलर को बेच दी 5% के प्रॉफिट पे। तो कंपनी है, कंपनी के पास बाइक है जिसकी कीमत है 40,000। उसने क्या किया, उसने उस बाइक को 5% के प्रॉफिट पे क्या कर दिया, डीलर को बेच दिया। 40,000 की बाइक थी, अगर 5% के प्रॉफिट पे हम उसको डीलर को बेच देंगे तो हम कितने की बेचेंगे। ऑब्वियसली 40,000 की थी बाइक, 5% के प्रॉफिट पे बेच देंगे, तो मतलब उसका 105%, जो कि आएगा हमारा 42,000। अब क्या किया, द डीलर सोल्ड इट टू ए कस्टमर एट 12% प्रॉफिट। अब ये जो डीलर था, इसने क्या किया, इसने एक कस्टमर को बेच दिया इसको 12% के प्रॉफिट। तो 42,000 की थी डीलर के पास, 12% के प्रॉफिट पे बेच दी, तो कितने की बेची, उसका 112%, तभी तो 12 का फ़ायदा हुआ, जो कि आएगी 47,040। ये आ गया आपके कस्टमर के पास। अब कस्टमर ने क्या किया, सोल्ड इट बाइक बैक टू द डीलर एट 25% लॉस। इसको दोबारा बेच दिया, कितने पे, 25% के लॉस पे। तो 4740 की इसने खरीदी थी, 47,040 की, उसको 25% के लॉस पे वो दोबारा बेच रहा है, तो कितने की बेच रहा है, 47,040 का 75%, जो कि आएगा आपका 35,200। अब क्या किया, द डीलर सोल्ड द ओल्ड बाइक टू ए न्यू कस्टमर। अब ये जो डीलर था, उसने क्या किया, ये ओल्ड बाइक फिर से एक नए कस्टमर को बेच दी 5% के प्रॉफिट पे। तो मतलब कितने की बेची होगी, इसका 105%, जो कि हो गया 37,044।
हमसे पूछा एट व्हाट प्राइस डिड द न्यू कस्टमर गोट द बाइक, तो न्यू कस्टमर को 37,044 की बाइक जो है वो मिली है। इसको आप या तो सिंपली ये कर लो, या सिंपली आप इसको शुरुआत में 40,000 ना मान के कैलकुलेशन ईजी कराने के लिए इसको सराउंडिंग में 100% मान लो। ठीक है, तो पहले 100% वैल्यू थी, 5% का गेन हुआ तो 105%, 105 की हो गई। फिर 12% का गेन हुआ तो 105 का 12% ज़्यादा कितना हो गया उसका 112%, जो कि हो गया 117.6। फिर उसने 15-25% के लॉस पे बेची तो इसका 75% हो गया, जो कि आ गया 88.2। फिर से 5% के गेन पे बेची तो इसका तो 5% हो गया, जो कि 2.61। तो यहाँ पे अब कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 100% की वैल्यू तो 92.61 दे रखी थी। हम क्या करेंगे, हम 92.61 की निकाल लेंगे, क्या जो कि क्या आएगी, क्या आएगी 40,000। जो कि आपकी वही आएगी 1044। कैसे भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Arun purchased 100 oranges from a wholesale dealer at rupees 440। अरुण ने एक होलसेल डीलर से 100 ऑरेंज खरीदे 440 रुपए के। ठीक है, तो मतलब अरुण का सीपी कितना हो गया, 440। ओके, तो सेल इन द ओपन मार्केट बट सम ऑफ द ऑरेंजेस वर रोटन, कुछ ऑरेंजेस उसके क्या हो गए, खराब हो गए। एंड ही वॉज एबल टू सेल ओनली 90 ऑरेंजेस, और वो केवल 90 ऑरेंज जो है वो बेच पाया। एंड obtained an overall profit which was equal to the selling price of 2 oranges। और उन 90 ऑरेंजेस को बेच के फायदा कमा, वो जो फायदा था वो 2 ऑरेंजेस के सेलिंग था। हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसने किया कि जितना उसने प्रॉफिट कमाया वो 2 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं कि 2 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। हम लेट कर देते हैं भाई, लेट क्या कर देते हैं, मान लो हम लेट कर देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, कितना ऑरेंज, x रुपए, कि उसने एक ऑरेंज x रुपए का बेचा होगा। तो ऑब्वियसली उसने 2 ऑरेंजेस कितने के बेचे हों, 2 ऑरेंजेस उसने 2x के बेचे हों। उसने टोटल बेचे कितने, 90, तो उसने 90 ऑरेंजेस कितने के बेचे हों, इसलिए x के बेचे हों। ठीक है? तो देखो उसका जो सीपी था वो था 440, 100 ऑरेंजेस उसने खरीदे, लेकिन वो बेच पाया केवल 90, कितने के, 90x के। तो वी कैन से CP इज 440 और SP इज 90x, कह सकते हैं। और इन 90 ऑरेंजेस को बेच के उसने जो फायदा कमाया वो कितना कमाया, वो कमाया 2 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर, और 2 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है 2x। इतना उसने क्या कमाया, फायदा कमाया। ठीक है, हमको निकालना है कितने परसेंट उसने फायदा। ठीक है, तो वही निकाल लो भाई प्रॉफिट उसका। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 90x, कॉस्ट प्राइस कितना है, 440। ठीक है, तो 90x माइनस 440, और कितना प्रॉफिट है, 2x। बन गई इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या है कि x की वैल्यू, इसको सोल्व कर लो, की वैल्यू आ जाएगी 5। हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट रियलाइज्ड बाय अरुण, अरुण को प्रॉफिट कितना हुआ। तो भाई देखो, अरुण ने ऑरेंजेस खरीदे थे 440, अरुण ने ऑरेंजेस बेचे 90x के, x की वैल्यू है 5, तो 90x की वैल्यू हो गई 90 × 5, जो कि हो गया 450। तो देखो
अरुण ने 440 रुपये के ऑरेंज खरीदे और 450 के बेच दिए। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट उसने कमाया? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा? प्रॉफिट, तो 450 के बेचे, 440 के खरीदे थे, तो 10 रुपये का प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी 440 परसेंट में कन्वर्ट कर 100, तो सॉल्व कर लेंगे। आएगा हमें 2.27%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A manufacturer sells an item to a wholesale dealer at a profit of 11%. Okay. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15%. Okay. मान लो ओरिजिनली उसकी कीमत थी 100% कोई वैल्यू थी किसी चीज़। उसने क्या किया, होलसेल डीलर को बेचा 11% के प्रॉफिट पे। तो उसने कितने का बेचा होगा? 11% के प्रॉफिट पे अगर वो बेच रहा है तो 111 का। उसने फिर क्या किया, द होलसेलर सेल्स द सेम टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब होलसेलर जो था उसने 15% के प्रॉफिट पे किसी और को बेच दिया। 15% के प्रॉफिट पे उसने कितने का बेचा होगा? ऑब्वियसली 111 का 115% हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 127.6। अब क्या कह रहा है, द रिटेलर इन टर्न सेल्स टू कस्टमर फॉर 17,940 देर बाय अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 19%। मतलब इसने इसको आगे फिर से चिपका दिया 19% के प्रॉफिट पे, जो कि कितना हुआ? 127.65 का 19% ज़्यादा होगा 119%, जो कि आपका आएगा 151.9। तो और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 17,940। हमको पूछा द कोस्ट प्राइस, तो मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमको 151.90% की वैल्यू 17,940 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू होगा 17 डिवाइड बाई 1/100, जो कि आ जाएगा 11,010.40। नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो हमारा 11,800। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। The cost of a computer is 80% more than that of a mobile phone. Okay? A कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट जो है एक मोबाइल फ़ोन से 80% ज़्यादा है। ठीक है, if the cost of the computer is decreased by 25% and that of a mobile is increased by 20%, then when what is the percentage of change the total cost of two computers and three mobile phones as compared to the original cost? Okay. मान लो मान लो हमारा मोबाइल की कीमत है 100। उसने पूछा कि कंप्यूटर की कॉस्ट मोबाइल की कॉस्ट से 80% ज़्यादा है। तो अगर हमारे मोबाइल की कॉस्ट 100 है, कंप्यूटर की उससे 80% ज़्यादा, जो कि कितने की 180। अब ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज इंक्रीज बाई 25%। ओके, कंप्यूटर की कॉस्ट अगर हम क्या कर दें, 25% से इंक्रीज कर दें, तो 180 को 25% से इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? 180 का 125%, जो कि आएगा वन सॉरी द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डिक्रीज करनी है गाइस ना कि। तो कंप्यूटर की कॉस्ट थी 180, हमको क्या करना है 25% से डिक्रीज करना है। तो 180 इसकी कीमत थी, उसको 25% डिक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा।
जो कि होएगा 135। एंड द मोबाइल फ़ोन इज़ इंक्रीज बाय 20%, और मोबाइल फ़ोन की कीमत 20% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, परसेंट इंक्रीज हो रही है। ये कितनी हो जाएगी, 120। अब बोला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ 2 कंप्यूटर्स एंड 3 मोबाइल्स। अब वो 2 कंप्यूटर्स की कॉस्ट कितनी हो गई, एक की 135, तो दो की 170, सॉरी 270, और एंड 3 मोबाइल, तो एक मोबाइल की कॉस्ट 120 है, तो 3 मोबाइल्स की कितनी हो गई, 60। टोटल कितनी हो गई, 30। और पहले कितनी थी, पहले एक मोबाइल फ़ोन की थी 100। और कंपेयर करना है ना हमको कि कितनी ओरिजिनल कॉस्ट से कितना फ़र्क आया। तो ओरिजिनली पहले 100 थी एक मोबाइल की, 3 मोबाइल्स की, और 300। और पहले कंप्यूटर की 180 थी, तो 2 कंप्यूटर्स की कितनी, तो 60, जो कि टोटल हो गया 66। तो पहले हमको 2 कंप्यूटर्स और 3 मोबाइल फ़ोन के 660 देने पड़ रहे थे। अब उन्हीं चीज़ों को हमको 630 देने पड़ रहे हैं। तो हमको बेसिकली कम देना पड़ रहा है। कितना कम देना पड़ रहा है, 30 कम देना पड़ रहा है। इसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में, जो कि थी 660, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तुम्हें 100। या इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करके आएगा 4.5%। और 4.5% हमको कम देना पड़ रहा है, तो द आंसर विल बी 4.5% लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। 31, a manufacturer makes 600 articles as a cost of 5 per article। ओके, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 600 आर्टिकल बनाता है, और एक आर्टिकल को बनाने की कीमत है 5 रुपये। He fixes the selling price such that if 500 articles are sold, would make a profit of 30% on his outlay। वो अपना सेलिंग प्राइस इस हिसाब से फिक्स करता है कि अगर उसके 500 आर्टिकल बिके, तो भी उसका 30% का प्रॉफिट हो जाता है। अब वह 60 आर्टिकल्स गेट स्पॉइल्ड, उसके 60 आर्टिकल्स खराब हो गए, एंड ही वॉज एबल टू सेल 540, और वो केवल 540 ही बेच पाया। फाइंड इज एक्चुअल गेन परसेंट, तो उसकी एक्चुअल परसेंट गेन परसेंट जो होगी वो क्या होगी। ओके, एबल टू सेल, तो देखो, अगर वो 500 आर्टिकल्स बेचता है, तो उसको 30% का फ़ायदा हो रहा है। आपको निकालना है कि अगर वो 540 आर्टिकल्स बेचेगा, तो उसको कितने का फ़ायदा होगा। तो मतलब 500 की कीमत हमको ऐसे हो जाएगा कि 30 दे रखी है, तो 540 की निकालनी है हमको, तो 30 बाई 500 टू 540, दो जीरो से दो, क्या 54 इंटू डिवाइड बाई 5, 32.4। गलत हो गया, नहीं ऐसे नहीं। ओके, वो 600 आर्टिकल्स बनाता है, एक आर्टिकल की कीमत है 5 रुपये, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा, 600 आर्टिकल्स, एक की कीमत 5 रुपये, तो टोटल उसका जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस आया होगा वो आया 3,000। अब वो केवल 500 आर्टिकल्स बेचता है, तो उसको 30% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर वो 500 आर्टिकल्स बेचता है, तो उसको 30% का फ़ायदा हो रहा है। तो मान लो उसने एक आर्टिकल x रुपए का बेचा, तो टोटल आर्टिकल 500 थे,
ठीक है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 500x। और ऐसा करने के बाद ना, ऐसा करने के बाद उसको क्या हो रहा है, 30% का गेन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंट है वो 30% आ रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल के उसको 30 के इक्वल रख सकते हैं हम, जो कि क्या होगा, एस माइनस सी पी डिवाइड बाई सी इंटू 100। और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7.8। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 7.8। ठीक है। मतलब वो एक्स हमने लेट किया था, एक्स हमने लेट किया था एस पी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है। जो कि कितना आया है, जो कि हमारा 7.8 आया। और कह रहा है कि इस प्राइस पे ना वो 540 आर्टिकल्स बेच रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 540.8, जो कि आएगा। ठीक है। और हमको बताना है उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसका टोटल सीपी था 3000, और 540 आर्टिकल्स बेच के उसका टोटल एसपी हो गया 4212। तो उसका गेन परसेंट कितना हो गया, 4212 माइनस हो गया 1212, डिवाइड बाई उसका में 100। तो सोल्व कर लो, गेन परसेंट आ 40 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है। इस a fruit merchant bought some bananas. फ्रूट मर्चेंट ने कुछ बनानास खरीदे। One fifth of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the remaining bananas with him at 15% profit, and the rest remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss or profit. Okay? एक फ्रूट मर्चेंट है, उसने कुछ बनानास खरीदे, फिर उसमें से 1/5 उसके खराब हो गए। ठीक है। मान लेते उसने 100 बनाना खरीदे। उसमें से अगर उसके 1/5 खराब हो गए तो बचे कितने, 100 का अगर 1/5 खराब कर दोगे तो बंद 20। तो बचे कितने यार, 30 बनाना बच गए। उस बचे हुए में से उसने क्या किया, 2/5 जो है वो 15% के प्रॉफिट पे बेच दिए। तो 80 का 2/5 कितना होगा, 80 का 2/5 होगा 32। कितने पे बेचे, 15% के प्रॉफिट पे। और बचे हुए 10% के प्रॉफिट पे। तो 80 में से 32 अगर बेच दिए तो बचे कितने, बचे हमारे 48। ये 44 उसने बेचे 10% के प्रॉफिट पे। ओके। तो हम ना यहाँ पे लेट कर लेते हैं, उसके पास हमने माने थे कि 100 बनाना है, और हम ये लेट कर लेते हैं कि उसने 100 बनाना 100 रुपए के ही खरीदे थे। मतलब उसने एक बनाना 1 रुपए का खरीदा था, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है। तो उसने 80 बनाना बेचे, उसमें से 32 बनाना उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचे। और हमने लेट किया कि उसने एक बनाना 1 रुपए का अगर खरीदा है, 32 बनाना उसने 32 रुपए के खरीदे होंगे। तो 32 बनाना उसने 32 रुपए के खरीदे होंगे। और उस पर अगर उसने 15% का प्रॉफिट कमाया तो उसने वो 32 बनाना बेचे कितने के होंगे, इस 32 का 115%, जो उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, जो कि है 36.8। उसके बाद 48 बनाना उसने 10 रुपए के 10% के प्रॉफिट पे बेचे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 48 का 110%, जो कि आ गया 2.8। ठीक है। अब हमको बताना लॉस या गेन हुआ है। तो 100 बनाना उसने 100 रुपए के खरीदे थे, 20 उसके ख़राब हो गए, बाकी ये बचे हुए 80 उसने इतने के बेचे, जो कि टोटल होता है 89 पॉइंट। ठीक है। हमको बताना है कि ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हो रहा है। तो 100 के खरीदे थे, 89.6 के उसने बेच दिए। ठीक है, कितना लॉस हो गया उसको, तो बाई 100
10.4% क्या हो गया, 100। ओके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। द टॉपिक